नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी उपचुनाव के रण को लेकर, छिड़ी जंग को लेकर। जी हां, उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बुधनी और विजयपुर सीट पर टिकट को लेकर मंथन तेज हो गया है। बीजेपी ने बुधनी सीट के 5 नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है, जिस पर अब जल्द ही फैसला हो सकता है। इधर उम्मीदवार के चयन को लेकर चुनौती कांग्रेस के सामने ज़्यादा है। उसे विजयपुर के साथ बुधनी के लिए भी मजबूत चेहरे की तलाश है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस विजयपुर में रामनिवास रावत के सामने मजबूत उम्मीदवार को उतार पाएगी और क्या बुधनी में कांग्रेस फिर प्रयोग करेगी। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी बुधनी की विरासत किसके हाथों में सौंपेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन देखिए पहले ये रिपोर्ट। उपचुनाव का दंगल, किसका नाम होगा फाइनल। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ ही अब उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी तेज हो गया है। अगर बात पहले बीजेपी की करें तो विजयपुर से मंत्री रामनिवास रावत का नाम फाइनल है, तो बुधनी से 5 नामों का पैनल भेजा गया है। इसमें सबसे मजबूत नाम राजेंद्र सिंह राजपूत का है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने 2005 में ये सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए सहर्ष छोड़ दी थी। इस लिहाज से देखें तो इस सीट पर सबसे मजबूत दावेदार राजेंद्र सिंह राजपूत ही हैं। तो दूसरा नाम रमाकांत भार्गव का है। बीते चुनाव में विदिशा सीट से सांसद रहे। रमाकांत भार्गव की गिनती शिवराज सिंह के करीबियों में होती है, लिहाजा इन्हें भी टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही एक नाम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी है, वो भी मजबूत दावेदार है। लेकिन राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि शिवराज परिवारवाद के आरोप का जोखिम नहीं लेंगे। हालांकि नाम कब तक फाइनल होंगे, इस पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे तैयार रहती है, तत्पर रहती है और कार्यकर्ताओं के आधार पर इतने दुरुस्त और अच्छे निर्णय लेती है, जिससे पब्लिक भी प्रभावित होते हुए हमारे कैंडिडेट्स को जितवाती है। ऐसा ही चेहरा सामने उसका नाम आएगा बहुत जल्द। बीजेपी बुधनी में विरासत किसे सौंपेगी, ये सवाल तो बना ही हुआ है। तो कांग्रेस इन दोनों सीटों पर स्थानीय नेताओं से टिकट को लेकर रायशुमारी कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बाहरी को नहीं, स्थानीय को वो टिकट देगी। खैर, चर्चा तो ये है कि विजयपुर में कांग्रेस से कई नेताओं ने दावेदारी की है। इनमें सीनियर आदिवासी नेता छोटेलाल सेमरिया, आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा, पूर्व जनपद अध्यक्ष रमेश आदिवासी के अलावा संबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा का नाम शामिल है। इसके अलावा पूर्व आईएएस अफसर और श्योपुर के पूर्व कलेक्टर पन्ना लाल सोलंकी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो बुधनी से कांग्रेस के विधायक रह चुके पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, पूर्व जनपद अध्यक्ष महेश राजपूत, यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अजय पटेल और जिला पंचायत सदस्य कमलेश यादव का नाम सामने आया है। जबकि 2003 में प्रत्याशी रहे विक्रम मस्ताल का नाम भी चर्चा में है। हालांकि इन दावेदारों को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया है, वो जान लेते हैं। और विजयपुर उपचुनाव में पिछले 6 महीनों से संगठन के निर्माण का काम चल रहा था और अभी पिछले 2 दिनों में दोनों जगह पर जो है वो समन्वय समितियों ने रायशुमारी का काम कार्यकर्ताओं के बीच से उनकी राय लेकर किया है। इसके आधार पर पैनल बना दिए गए हैं और पैनल बनाकर दिल्ली भेज दिए गए हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस बारे में जल्दी ही निर्णय लेकर टिकटों की घोषणा करेगी। कांग्रेस से दोनों सीटों पर दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन कांग्रेस किस पर दाव खेलेगी ये फिलहाल तय नहीं। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने दोनों सीटों पर मोर्चा संभाल लिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार कर रही है और कांग्रेस दोनों सीटों पर जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में।
और अभी तक इंतजार इस बात का था कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बुधनी से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा और विजयपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार। जीत हार की तो फिलहाल कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये देखिए मनोज जी, अभी तो चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं और जाहिर सी बात है कि प्रत्याशियों का चयन पार्टी के उच्च स्तर पर निश्चित तौर पर चल रहा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मुझे ऐसा मानना है कि उनका जो प्रत्याशी है वो लगभग तय है। इधर कांग्रेस ये कह रही कि हम रायशुमारी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से पूछ रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए, स्थानीय हो या बाहरी हो, ये तमाम चीजें उनकी रायशुमारी में चल रही है। दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रही है कांग्रेस की एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाए, उसकी क्या हैसियत है या वो जीत सकता है या नहीं जीत सकता, उसके हिसाब से फिर वो अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। अभी जब जो अमरवाड़ा में विजयपुर तो तय ही है कि रामनिवास रावत ही चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे ही। विजयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ के आए हैं, उनको मंत्री पद भी दिया गया, ऐसी शर्त पे वो आए भी थे और उन्हीं को टिकट दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस में छोटेलाल सेमरिया का नाम काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आदिवासी जो सीट आदिवासी प्रत्याशी अगर हम रखेंगे तो इसका फायदा हमको मिल सकता है। वैसे पूर्व कलेक्टर जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि पन्नालाल सोलंकी, वो भी काफी कोशिश में है कि उनको एक बार टिकट कांग्रेस के पक्ष से मिल जाए। तो अभी कुल मिला के अभी ऊहापोह की स्थिति है दोनों पार्टियों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है तो उनके सामने कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। बुधनी में भी आप देखिए कि कार्तिकेय जी की भी बात बहुत तेजी से चल रही, लेकिन फिर वही परिवारवाद का जो आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे लगाती है, वो फिर आरोप निश्चित तौर पे इन पे भी आए रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि शिवराज सिंह हो सकता है कि इस मामले में एक ये कोशिश करें कि कार्तिकेय को अभी टिकट न दिया जाए और किसी पद पर रखकर एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो काफी मुखर हैं और काफी लंबे समय से राजनीति के क्षेत्र में गाहे बगाहे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। अब बुधनी में जिस तरह से बात चल रही है कि राजकुमार पटेल का भी नाम है, कांग्रेस में महेश राजपूत है, इवन जो अभी आपके रिपोर्ट में आनंद जाट बात कर रहे थे, बता रहे थे, उनका नाम भी शामिल है, बिल्कुल गई है में आनंद जाट का भी नाम शामिल है, कमलेश यादव भी है। मतलब इस तरह के बहुत से लोग हैं। अब उसमें से जीतू पटवारी हो या क्योंकि वो ऐसी सीट है ना कि लंबे समय तक हर बार कांग्रेस चेहरे बदलती रही है, लेकिन 2006 के बाद से उनको सफलता नहीं मिली शिवराज सिंह के सामने। और अभी भी देखिए कि आप अमरवाड़ा में जो चुनाव हुआ था उसमें फिर बीजेपी को जीत मिल गई थी। तो अब ये उपचुनाव वैसे भी ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे तो हमारे इलाके का काम होगा, विकास होगा। तो अधिकतर तो ये माना जाता है कि उपचुनाव का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को मिलता है और मिलेगा। और जिस तरह से अभी आप देखिए कि इतनी ज्यादा संख्या है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की, लेकिन उसमें एक बात ये भी आ रही है बार बार उभर के कि अपने लोगों को छोड़ के जो दीगर लोगों को, आयातित लोगों को टिकट दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। उसको देखते हुए भी आपने देखा होगा कि बहुत से नेताओं के बड़े बड़े बयान आए हैं जो पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। अभी हमारे अजय विश्नोई जी ने एक बयान दिया है कि ठेके पे सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उधर प्रदीप पटेल हैं जो वो तो लंबे समय से चर्चा हो, जब से मंत्रिमंडल से बाहर हुए उसके बाद से, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक स्थिति तो है, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि पार्टी में बड़ा अनुशासन है और पार्टी के फोरम में ही बातें रखी जाती हैं। गोपाल भार्गव नाराज हैं, ब्रिज बिहारी पटेरिया ने तो इस्तीफा ही दे दिया था, उनको बुला के समझाइश भी दी जा रही, डांटा भी जा रहा है। लेकिन अजय विश्नोई जिस तरह से पार्टी को लगातार आईना दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं या पुराने दीगर कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके मन में असंतोष है कि हमारे लोगों को छोड़। तो प्रभु जी, ऐसा संतोष आपको लग रहा है कि टिकट वितरण में भी देखने को मिले? और कांग्रेस की बात करें कि अभी 2-3 दिन तक रायशुमारी हुई है, विजयपुर में भी हुई है, बुधनी में भी हुई है। आज भी जो है अरुण यादव के बंगले पर इसको लेकर बैठक हुई। शैलेंद्र पटेल जो रायशुमारी में थे, सज्जन सिंह वर्मा,
कि ये जो कमेटियाँ बनाई है विजयपुर और बुधनी को लेके कि इनकी जो रायशुमारी है उसको तवज्जो एआईसीसी देगा या पीसीसी से मिलेगी कि ये जिसका नाम फाइनल कर दें उसको पार्टी उम्मीदवार बना दें, ऐसी संभावना आपको लग रही है? देखिए मनोज जी, सर्वे तो पार्टियां कराती ही हैं, रायशुमारी यदि पार्टी करा रही है तो निश्चित तौर पर उन नामों पर भी विचार होगा और जो एक सर्वसम्मति उन नामों पर बन सकती है जो सर्वे में भी हों और जो रायशुमारी में भी प्रमुखता से उभर कर। क्योंकि आप ये देखिए सर्वे एजेंसियां जो है वो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, पॉलिटिकल नहीं होते, वो एक फॉर्मेट पे जो है वो लोगों से फीडबैक लेकर अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। रायशुमारी जो नेता कर रहे हैं उनको ज़मीनी ज़्यादा पकड़ होती है उनकी, वो क्षेत्रीय समीकरण समझते हैं, नेताओं की बातचीत देखते हैं, कुछ चुनाव लड़ भी चुके बुधनी से, वो सारी चीज़ों के बारे में उनका अनुभव होता है। राजनीतिक समीकरण उनकी समझ में आते हैं, जाति समीकरण उनके समझ में आते हैं, क्षेत्रवाद उनके समझ में आता है। जैसे बुधनी की बात ले लें, बुधनी यदि सीधे सीधे देखें तो 110 किलोमीटर का बुधनी का जो ट्रैक है, रोड है, जो पूरी बीच से गोपालपुर से लेकर यहाँ तक शिवराज जी के जैत के आगे जो गांव है राजकुमार पटेल का, वहाँ तक, तो उस पूरे में एक तरफ तो आदिवासी हैं, पहाड़ी एरिया है, आदिवासी पट्टी बोलते हैं उसको, दूसरी तरफ बाकी लोग हैं, किरार बहुल जाट हैं, किरार है, जिसमें किरार सबसे ज़्यादा हैं, जाट भी हैं, बाकी कम्युनिटी के लोग भी हैं। तो वहाँ पर बंटवारा सीधा सीधा यदि हो जाता है तो उस हिसाब से उनको समीकरण देखने पड़ते हैं कि किसको वोट किधर लिया जाए, वो तमाम चीज़ों के कारणों को देखते हुए वहाँ पर वो तय करते हैं। जहाँ तक यदि बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर देखें तो कार्तिकेय का नाम बड़ी प्रमुखता से निश्चित तौर पर है इस बार। मैं तो कोट करके कह सकता हूँ कि जो है चुनाव समिति की बैठक थी तो रामपाल सिंह जो है उसके मेंबर है, उनने तो केवल एक नाम बताया था, उन्होंने कहा पैनल बनाने की जरूरत क्या है, बोले पूरे क्षेत्र की डिमांड है कि केवल कार्तिकेय सिंह का नाम भेजा जाए, सिंगल नाम पैनल में भेजा जाए। लेकिन सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये नाम होना चाहिए पैनल में, कार्तिकेय सिंह दावेदार ने, क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, तो उनका नाम पैनल में रखा गया। पहले नंबर पे गुरु प्रसाद का नाम रखा गया है, रमाकांत भार्गव हैं, उसके बाद फिर कार्तिकेय का नाम रखा गया है। यदि बीजेपी और कांग्रेस के क्या कैंडिडेट हो सकता है वहाँ पर, यदि वहाँ पर गुरु प्रसाद शर्मा या रमाकांत भार्गव कैंडिडेट होते हैं बीजेपी के, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस जो है राजकुमार पटेल या महेश राजपूत की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर समझेगी, क्योंकि किरार वोट फिर उधर जा सकते हैं, क्योंकि किरार प्रभावित क्षेत्र है वो, तो शायद वो कांग्रेस को इंतजार कर रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक्स फैक्टर साबित होंगे बीजेपी के लिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर फिर शिवराज सिंह पे ही पूरा दांव लगेगा कि शिवराज सिंह कैसे वोट को कन्वर्ट करा पाते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है मनोज जी, जो समीकरण में बता रहा हूँ, तो ये मान के चलिएगा कि बुधनी में जो है शिवराज सिंह जितने वोटों के अंतर से जीते थे उससे लीड घट जाएगी बीजेपी की बुधनी में। यदि वो नॉन किरार कैंडिडेट वहाँ पर होता है तो निश्चित तौर पर शिवराज जी भी पूरा जोर लगाएं तो भी वो जो है बहुत सारे किरार वोट उधर जा सकते हैं, बिल्कुल उसको रोका नहीं जा सकता है। वो एक ये तो हमने हरियाणा में भी देखा ना, जाट का हल्ला था, बीजेपी ने जाट उम्मीदवार उतारे और जाट लेने में जीत मिली। तो वो यहाँ का समीकरण यहाँ पे जो बिल्कुल बदलते हुए दिखाई देगा। हमको अभी एक तरफा लग रहा है कि शिवराज सिंह की सीट है, शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव होता है, शिवराज सिंह बगैर वोट मांगे गए वहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति यदि उनके परिवार के लिए, उनके लिए है, तो यदि दूसरे किसी वर्ग का कैंडिडेट आता है तो फिर उसकी स्थिति में वो अंतर तो दिखाई देगा बुधनी को लेकर। जहाँ तक विजयपुर की बात है, बीजेपी का कैंडिडेट पहले से डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है। कांग्रेस के लिए जो नाम चल रहा है निश्चित तौर पर बहुत सारे नामों पर विचार हो रहा है, लेकिन जो सबसे ऊपर जो हम नाम चला रहे हैं मुकेश मल्होत्रा, ये पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़के 44,000 वोट लिए थे, इनने तीसरे नंबर पर रहे थे, तो ये एक बहुत प्रबल ये कह सकते हैं वहाँ पर दावेदार है कांग्रेस। यदि इनको टिकट नहीं मिलता है, किसी और को कांग्रेस टिकट देती है, तो फिर जब जो आदमी पहले निर्दलीय लड़के 44,000 वोट ले चुका है तो क्या वो पार्टी के पे बंधा रहेगा? क्योंकि वो जो है पहले बीजेपी में भी गए थे, बीजेपी चुनाव लड़वाते निर्दलीय, वो बीजेपी में भी गए थे, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं मिला तो वो छोड़कर निर्दलीय उतर गए थे चुनाव मैदान में, और फिर निर्दलीय चुनाव हार गए, उसके बाद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए आगे की संभावना को देखते हुए। तो वो व्यक्ति तो कहीं पर भी हो सकते हैं, तो वो फिर से निर्दलीय मैदान में हो सकते हैं, तो समीकरण वहाँ के वो फिर बदलने की ताकत भी रखेंगे वहाँ पर यदि होंगे तो उस तरीके से वहाँ के समीकरण मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पार्टियां एक दूसरे को देख रही, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस बीजेपी दोनों भी देख रही किसका पहले कैंडिडेट आता है, क्योंकि यहाँ साख शिवराज सिंह चौहान की भी बुधनी पर लगी हुई है, तो विजयपुर में नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर तमाम नेताओं की साख वहाँ पर लगी हुई, क्योंकि आपने भरे चुनाव में एक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी में लेकर आए, और ऐसे आदमी को जो सिंधिया का समर्थक था और उस समय बगावत हुई तब नहीं गया, कांग्रेस के साथ बना 2020 में, तो उनको मंत्री पद का आपने आश्वासन दिया, और वो देखिए उनने जो है उनने भी उनका और जो है बीना विधायक का मामला बिल्कुल एक जैसा था।
रामनिवास रावत भी जो है डामाडोल रहे बीजेपी में आने के बाद। वो फिर एक बार जाके जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी उनने। फिर बीजेपी दबाव में आई, उनको मंत्री बनाया। जब मंत्री पद की शपथ ली उनने, उसके बाद जाकर उन्होंने फिर विधानसभा से अपना इस्तीफा दिया एक दिन पुरानी तारीख में। तो निश्चित तौर पर ये दबाव की राजनीति उनने भी खेली। 27 साल बाद वहाँ पर वो मंत्री बने हैं दोबारा। तो निश्चित तौर पर वहाँ के समीकरण जो है रावत वर्सेस शहरी या आदिवासी या दूसरे फैक्टर हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत निर्भर करेंगी। चुनाव वहाँ पर कांटे का होता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे चुनाव गरमाएगा, हमको विजयपुर में ज़्यादा रोचक खबरें आएंगी। अमरवाड़ा की तुलना में ज़्यादा रोचक मुझे लगता है विजयपुर होगा। और इसीलिए शायद सीताराम आदिवासी ने मंच पे कह दिया था कि हमारे 50,000 आदिवासी और रावत तो 15,000 है, जिसका नतीजा हुआ कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया। उनको तुरंत आयोग का, लेकिन उनको बाबूलाल मेहरा को कुछ नहीं मिला, जिनने कहा था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो अभी वो बीजेपी में है, तो उम्मीद की हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या वो तो आपने भविष्यवाणी करी दी थी ना कि उनका नवंबर तक तो कुछ नहीं होना है। तो ब्रजेश जी, समीकरणों की बात हो रही है, तो एक समीकरण दिल्ली से भी आया। तस्वीरें हालांकि बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बयां करती हैं, कि कमलनाथ और राहुल गांधी की मुलाकात। उस समीकरण का मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव में असर देखने को मिलेगा, या केवल जो कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हुई है, या दिल्ली में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है कमलनाथ को, या जो लोग मान रहे थे कि अब इकलौते छत्रप बचे हैं जीतू पटवारी, वो जो चाहेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस में होगा, उम्मीदवारों का चयन भी उनकी पसंद का होगा। लेकिन इस तस्वीर के बाद कांग्रेस के अंदर के समीकरण भी बदलते नजर आएंगे। देखिए मनोज जी, तस्वीर ये पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी कमलनाथ नहीं, की मैं थोड़ा मुलाकात रोक रहा हूँ। ये अंतर इसलिए कि अभी तक ये होता था कि राहुल गांधी के यहाँ लोग जाते थे, राहुल गांधी इस बार कमलनाथ के यहाँ आए और 1.5 घंटा रुके, लंच भी किया है, इसलिए इसमें अंतर है, एक मूल। निश्चित तौर पर देखिए, कमलनाथ बड़े कद के नेता हैं, दिल्ली में उनकी भूमिका हो सकती है, पहले भी चर्चा चली है। लेकिन जो बीच में एक डेंट लगा या जिस तरह की खबरें आई, हालांकि कमलनाथ ने उसका खंडन किया था, उसको कांग्रेस आलाकमान कितनी गंभीरता से ले रहा था, कितनी गंभीर उनको मानता है कि कमलनाथ का डमाडोल जैसी स्थिति हुई थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनके समर्थकों को जिस तरह से बयान आए थे उन पर क्या है, अब क्या है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आलाकमान के सामने। अब कमलनाथ को क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, यदि दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाती है तो मध्य प्रदेश में उनका दखल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उनका दखल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी रही है, अभी कमलनाथ के लोगों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए, चाहे छिंदवाड़ा में उनके लोगों के साथ क्या हुआ, कुछ ब्लॉक से लेके अध्यक्ष तक पर भी कार्रवाई हटा दिए गए थे। तो जैसा अरुण यादव के साथ हुआ था मनोज जी, वैसा ही कुछ अभी मुझे लगता है कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो ये क्या संकेत वही तो कह रहा, अभी तक तो ये हो चुका है, लेकिन अब जो संभावना है, देखिए मुझे नहीं लगता कि विजयपुर में या बुधनी में कमलनाथ की कुछ परिस्थितियों से कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों ही उनके दायरे से बाहर की चीज़ें हैं जहाँ पर उनका दखल नहीं था। कमलनाथ एक क्षेत्रीय छत्रप थे मनोज जी, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो मुख्यमंत्री रहे 15 माह तक भी, लेकिन वो पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए, स्वीकृति नहीं हुआ ये जीतू पटवारी के सामने भी। लेकिन एकमात्र एक ऐसा नेता है जो दिग्विजय सिंह, जिनको पूरे मध्य प्रदेश में लोग उनके समर्थक हैं, उनको अपना नेता के रूप में उभरे हैं वो, या रहे हैं कह सकते हैं। लेकिन कमलनाथ की वैसी परिस्थिति नहीं रही कि विजयपुर में उनका ज़्यादा कोई समर्थक हो, उनका दखलंदाजी हो, या बुधनी में भी देखिए हमने विक्रम मस्ताल का उनका नाम वो लेकर आए थे, उनका नाम अब भी चल रहा है। क्या बुधनी में आपको ऐसा कोई चमत्कारिक कोई चेहरा मिला? सिर्फ जातिगत समीकरण की बात करें तो हम राजकुमार पटेल पे ज़्यादा लोगों का फोकस है, या वो ज़्यादा अरुण यादव को भेजा था, लेकिन नाम बड़ा था ना मनोज जी। बुधनी में जनाधार क्या था, जिस तरह से हम शिवपुर की बात कर रहे हैं, विजयपुर की बात कर रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे कुछ जातिगत फैक्टर ऐसे असरकारक हैं, चाहे वो हम आदिवासियों शहरी आदिवासियों की बात कर लें, चाहे अन्य वर्गों की बात कर लें, वो ज़्यादा असर डाल सकते हैं, वहाँ पे फैक्टर साबित हो सकते हैं। क्योंकि यदि वहाँ पे वैसी परिस्थिति हुई तो वहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में एक तरह से जा सकता है। वैसे जैसे अमरवाड़ा में वो उम्मीदवार लेकर आए थे, वैसे ही जो बात कर रहे थे प्रभु जी मुकेश मल्होत्रा की, वो एक ऐसा दावेदार है, आंचल दरबार का प्रभाव था। तो यहाँ पे कि निर्दलीय रहते हुए वो 40,000 से अधिक वोट ले आए थे। तो ऐसे कोई आदिवासी वर्ग से उनको लाना पड़ेगा जो कि अमरवाड़ा तक की तरह यहाँ रोचक बना सके उस वर्ग में, और जो मेवरा की या आदिवासियों को साथ सके, और मेवरा में जो नाराजगी है उसकी फायदा उठा सके। कि अगर जो आदमी 44,000 वोट लेकर आया है तो वो एक गंभीर दावेदार तो हो ही सकता है, और उससे ज़्यादा मजबूत ऐसा लग नहीं रहे थे। हम पन्नालाल की बात कर रहे हैं, पूर्व कलेक्टर हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, 1400-1500 करीब उनको वोट मिले थे। तो आप देखिए इसी तरह जैसे बाबूलाल मेवरा की बात कर रहे हैं, ये भी दूसरे दल से बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, और उनको ज़्यादा वोट मिले थे तो वो बीजेपी में आ गए थे, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। तो इस तरह से दाव खेल कर जीत भी जाता है आदमी। तो जिनका व्यक्ति बसपा का अपना एक वोट बैंक है,
लेकिन वही पन्नालाल साहब वो लड़ते हैं सोलंकी तो वो उतने सफल नहीं हो पाते हैं। तो सिर्फ एक पूर्व कलेक्टर वहाँ पे कलेक्टर रहने के वो जनता से कितने जुड़ा रहा वहाँ पे, जनता के हित में ऐसे कौन से काम किए कि जुड़ाव हो तो उसका फायदा मिल सके। ऐसे कुछ अधिकारी होते हैं जिसका फायदा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ एक वो आदिवासी क्षेत्र में रहे, आदिवासी वर्ग से आते लेकिन हैं। एक सिंबल का भी अंतर पड़ता है ना कि जब आपको पार्टी का सिंबल आपको मिल जाता है तो 30% वोट से लेकिन आपकी लोकप्रियता भी मायने रखती है ना कि आप जनता के बीच में कितने टच हो। सिर्फ कलेक्टर रह के आप कितने टच में आए, प्रशासनिक अधिकारी कितने टच में आता है, जग जाहिर है ना मनोज जी। तो जग जाहिर तो है चेतन जी, लेकिन सवाल यही है कि उम्मीदवारों का चयन भी हो जाए तो क्या वो प्रभु जी ने कहा कि रोचक लड़ाई बुधनी या विजयपुर? नहीं, देखिए बुधनी में निश्चित तौर पर रोचक लड़ाई होगी, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की इज्जत वहां दांव पे लगेगी, क्योंकि बुधनी तो ये मान के चले थे कि बुधनी का पर्याय शिवराज सिंह चौहान है, और अगर उनके बेटे को टिकट मिलती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव है पूरे इलाके में। और अगर किसी दूसरे को मिलती है तब भी शिवराज सिंह चौहान अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये बात क्योंकि वो अब दिल्ली में है, इसलिए हो सकता है कि उतना समय न दे पाए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखते थे। तो रोचक तो होगा चुनाव, लेकिन मुझे लगता है और अभी वो छिंदवाड़ा और अभी झारखंड के भी प्रभारी है ना, वहाँ भी उनको बड़ी जिम्मेदारी है। और कृषि का मामला है, अभी किसानों का आंदोलन भी बीच बीच में चलने लगता है, तो दिल्ली छोड़ के लगातार दिल्ली में रहना और प्रचार करना ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान जीत है। लेकिन चेतन जी, बुधनी में आसान जीत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू के यदि चुनाव हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी की भी लीड उतनी ज्यादा नहीं थी, बाद में बढ़ती गई, वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। तो ये भी देखिए कि वो 16,000 से भी जीते थे। तो गड्ढा पहले पुराने गड्ढे की बात करें यदि वो, तो वो कहीं भर सकती है क्या कांग्रेस? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का बिल्कुल गढ़ माना जाता था, वहां उनके बेटे हार गए, उसके बाद अमरवाड़ा में कांग्रेस हार गई। मुझे लगता नहीं कि कोई बुधनिया में आपके विजयपुर में कांग्रेस को कोई जीत मिलने वाली है। दूसरी बात, जो अभी कमलनाथ की बात चल रही थी कि कमलनाथ को हो सकता है कोई बहुत बड़ा पद दे दिया जाए या उनकी सेवाएं यहाँ ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कमलनाथ आएंगे तो फिर वही बुधवार जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ शुरू हो जाएगा। अभी जीतू पटवारी फिर भी ये है कि अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दूसरे दीगर नेता भी उनके साथ है, लेकिन अगर कमलनाथ आ जाएंगे तो फिर वही वर्सेस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जो बिल्कुल, क्योंकि समय कम है, तो एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रभु जी, लेकिन ये हमने हरियाणा में भी देखा कि आपने एक जाति एक नेता को पूरी पार्टी सौंप दी, नतीजा सबके सामने। तो शायद इससे सबक मध्य प्रदेश में ले ले कांग्रेस। देखिए मनोज जी, यहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, दो उपचुनाव हैं, दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है दोनों सीटों का। तो यहाँ के हम हरियाणा से तुलना करके नहीं, लीडरशिप के तौर पर बस। हाँ, तो लीडरशिप भी यहाँ पर वो उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट का चुनाव है, खासकर पार्टी तो उसके पीछे होगी, कैंडिडेट किस वर्ग से आता है वो इस पर ज़्यादा निर्भर करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह है कि कमलनाथ को भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली। वो खुद ही कह चुके हैं कि उन्होंने कहा है कि कोई पद नहीं लूँगा। महाराष्ट्र के जो समीकरण है, जो औद्योगिक घरानों से संपर्क की बात है और तमाम महाराष्ट्र के समीकरण, उसके लिहाज से जरूर कमलनाथ को, क्योंकि और एक दलील है कि छिंदवाड़ा से लगा हुआ है महाराष्ट्र। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। तो उपचुनाव की जंग बड़ी रोचक है कि उम्मीदवार कौन होंगे, चेहरे कौन होंगे, और जब एक बार चेहरे तय हो जाएंगे तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है और उसमें क्या क्या रोचक मोड़ आने वाले हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।